गुड इवनिंग एवरीवन। तो अक्टूबर का आज तीसरा लेक्चर होगा। ये अक्टूबर करंट अफेयर्स का जो हम लोग करते आ रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग। बस लोग कनेक्ट हो जाएं फिर हम स्टार्ट करते हैं। शुभ संध्या उपांग जी। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? भैया अक्टूबर चल रहा था अपना, ठीक है। करंट अफेयर्स में अक्टूबर का हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे। तो तीसरा पार्ट है। जो इसके दो लेक्चर्स है ना, जैसे ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 46 है। 46 कैसे पढ़ा? हम लोग जनवरी से करते आ रहे हैं। जनवरी वाला लेक्चर 1 2 3 करते करते आज अक्टूबर में हमारा ये 46 लेक्चर है। जल्दी सिल्वर जुबली भी हम लोग कर लेंगे इसकी। तो जितने भी जनवरी से लेकर अक्टूबर का लेक्चर 45 तक जितना हो चुका है, सब आपका यूट्यूब में अवेलेबल है, ठीक है। कौन सा अपना पेज है? नॉर्थ ईस्ट पीएससी नाम से यूट्यूब में आप जाएंगे तो वहां पर नॉर्थ ईस्ट पीएससी नाम से ही यूट्यूब चैनल है हमारा। तो वहां पर सारी प्लेलिस्ट मैंने बना के रख दी है। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का जितना भी करंट अफेयर्स हमने पढ़ा है सब वहां पर अपडेट हो चुका है। तो उपांग जी हम भी बढ़िया हैं, ठीक है। तो चलिए पहले तो देख लेते हैं पिछला कुछ क्वेश्चंस करके, देखें कितना याद है। कुछ अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, देखें कितना याद है। इसका आंसर याद है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सर अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन। जो भी पॉलिटिकल फिगर्स रहते हैं, ठीक है, जो भी नेशनल फिगर्स हो गए, पॉलिटिकल फिगर्स हो गए, आइडियोलॉजिकल फिगर्स हो गए, लाइक सर सैयद अहमद खान, इन पे सवाल आने के चांसेस रहते हैं। जैसे आपका अभी रिसेंट में क्वेश्चन आया था मनोहर पारिकर पे, ठीक है। मनोहर पारिकर की जो बायोग्राफी है किसने लिखी है? क्योंकि वो एक पॉलिटिकल फिगर थे। पिछले साल एक एलडीसी में, इस एलडीसी से पहले जो एलडीसी हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि भैया ये पूछा था कि जो आपके क्या कहते हैं, हाँ, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये किताब के ऑथर कौन है? तो ऑथर्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है शाफिक किदवई। बहुत बढ़िया जी। इसका आंसर बताइए। ऑथर ऑफ द बुक हिटलर एंड इंडिया, हिटलर एंड इंडिया, इसके ऑथर कौन है? हाँ जी। इसके ऑथर हैं आपका वैभव पुरंदरे। वैभव पुरंदरे इज द ऑथर ऑफ हिटलर एंड इंडिया। और बताइए। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, ये किस स्टेट की योजना है? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, ये किस स्टेट की योजना है? बहुत बढ़िया। ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। ऑलराइट, चलिए फिर आज का पोर्शन अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। दो क्लासेस में 15 क्वेश्चन हमने कर लिए। आज अपना क्वेश्चन 31 रहेगा। रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज माउंट आसो वोल्केनो हैज इरप्टेड? बताना। रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज माउंट आसो वोल्केनो हैज इरप्टेड, बताइए जी। हाँ जी, तो आंसर आना स्टार्ट हो गए। थुंगम कह रहे हैं जापान। और लोग बताइए।
इंडोनेशिया। कॉमन सेंस लगाएंगे तो जापान या इंडोनेशिया ही बैठता है। तो यहाँ पर हमारा अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो भैया करेक्ट आंसर इज जापान। ठीक है, भूकंप बहुत आते हैं वहां पर। तो माउंट आसो कहाँ पर है आपका? ये क्यूशू आइलैंड में मिलेगा। सर ये क्यूशू क्या है? तो क्यूशू के लिए एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, हो सकता है आपके एग्जाम में काम आ जाए, क्योंकि कुछ भी रैंडमली आजकल ये नहीं देख रहे हैं कि किस लेवल का एग्जाम है, उन्हें बस क्वेश्चन बनाने से मतलब है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये पीसीएस के लिए फिट रहेगा, या यूपीएससी के लिए फिट रहेगा, या एसआई के लिए फिट रहेगा। ऐसा आजकल नहीं देखा जा रहा है। आजकल कॉमनली क्वेश्चन बना दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स तो आपके लिए कॉमन है। ये वाला जो पार्ट है सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि छोटे से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज हम सब इसमें कवर करते हैं। और इसमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि इस लेवल का है या उस लेवल का है। ठीक है, तो सारा मामला इसमें आपको मिल जाएगा। तो जैसे यही क्वेश्चन ले लीजिए, जापान। तो जब आप वर्ल्ड मैप पे जापान को पढ़ते हैं तो जापान के आपको 4 पार्ट मिलते हैं। जनरली तो हम पढ़ते हैं जापान के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। जनरली हम क्या जानते हैं, जापान इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। लेकिन जो इसके बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, 4 मेजर ग्रुप्स में ये डिवाइड है। सबसे बड़ा होकाइडू, नहीं सबसे बड़ा नहीं, एक है होकाइडू, फिर है होन्शु, एक है शिकोकू, और एक है क्यूशु। ठीक है, होकाइडू, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। होकाइडू, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, इन 4 में आपका जापान डिवाइडेड है। अब इसमें सर सवाल कैसे बनेंगे? पहले तो ये देख लो आप कि जो मैं बोल रहा हूँ माउंट आसो, माउंट आसो जो जापान का लार्जेस्ट वोल्केनो है, ठीक है, दुनिया का भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है। ये होकाइडू, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, इनमें से किस में लाई करता है? तो भैया ये मिलेगा क्यूशु वाले पार्ट में। क्यूशु कौन सा है? सबसे नीचे वाला। तो अगर नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट कराए तो क्या आप कर पाएंगे? सबसे ऊपर कौन सा है? होकाइडू, फिर उसके नीचे होन्शु, फिर उसके नीचे शिकोकू, उसके नीचे क्यूशु। देखिए ये एक ऐसी चीज है, 4-5 बार अगर आपने रिपीट कर लिया ना, ऐसा लगेगा कि आप ही की लोकल बोली की भाषा है। एक राइमिंग बैठ जाती, पता नहीं, एक राइमिंग बैठ जाती। होकाइडू, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, 4-5 बार बोल लीजिए, याद हो जाएगा, परमानेंटली हो जाएगा। नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट, होकाइडू, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, है ना? होकाइडू, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। क्वेश्चन क्या बन सकता है भैया? एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट पूछ ले, तो वो तो हमें याद हो गया, होकाइडू, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इन चारों में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। तो इनकी पूरी जो रेटिंग है, मतलब इनकी पूरी जो रैंकिंग है, वो आप कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले तो नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर लो आप। ठीक है, सबसे पहला अपना का क्या है? नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना। नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट क्या है? होकाइडू, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ठीक है, होकाइडू, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। भैया ये तो हो गया नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट। अब दूसरा अरेंजमेंट हमें देखना है एरिया वाइज। अगर एरिया वाइज हम अरेंजमेंट करें तो क्या होगा? तो एरिया वाइज में आपको ध्यान रखना है कि शिकोकू, क्यूशु तो एज इट इज रहेंगे, ये दोनों अपनी प्लेसेस इंटरचेंज कर लेंगे। यानी नंबर 1 पे कौन आ जाएगा? होन्शु। एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है? होन्शु। दूसरे पे कौन आ गया? होकाइडू। फिर कौन आ गया? शिकोकू। फिर कौन आ गया? क्यूशु। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला ऑर्डर याद रख लो, होकाइडू, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। तो होगा क्या? इससे नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट तो याद हो गया। और फिर आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले दो इंटरचेंज कर दो, तो एरिया वाइज रैंकिंग पता चल जाएगी। सबसे बड़ा होन्शु है, दूसरा होकाइडू है, तीसरा शिकोकू है, चौथा क्यूशु है। तो दोनों चीजें आपकी निपट गई। अब एरिया वाइज भी हमें पता चल गया, नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट भी पता चल गया। ठीक है, नहीं तो फिर भी डाउट हो तो हाक्का नूडल्स याद रखना, होकाइडू, है ना? अब इसके बाद कभी कभी हो सकता है ऐसे भी पूछ ले कि बताओ जापान की जो कैपिटल है टोक्यो,
वो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु कहाँ मिलेगी? तो भैया जापान की राजधानी है, तो सबसे बड़ा शहर मानिए जापान का, तो वो कहाँ मिलनी चाहिए? सबसे बड़े आइलैंड में मिलनी चाहिए। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? ऐसा मतलब बना लो मन में कि जापान की जो सबसे बड़ी जापान की जो कैपिटल मतलब सबसे बड़ा शहर, तो उसको रिलेट कर लो वहां के सबसे बड़े आइलैंड से। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? होन्शु। जापान कैपिटल है तो होशियार लोग रहते होंगे, तो कौन सा आइलैंड हो गया होशियार से? होन्शु। ठीक है, ये सब फेमस शहर है, क्योटो, नागोया, सपोरो, ओसाका, ये सब बहुत फेमस फेमस शहर है। तो दो ही चीजें पूछ सकता है इस तरह से, सबसे बड़ा होन्शु है, सबसे छोटा क्यूशु है। बात आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ या ना? ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ घूम जाता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया। ठीक है, तो माउंट आसो जापान का था, लेकिन बातों बातों में हमने जापान के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी पकड़ ली। ये किसी ना किसी एग्जाम में तो काम आ ही जाएगी आपके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आज कई चीजें ऐसी होंगी जो काफी इंपॉर्टेंट होगी, तो अलर्टनेस के साथ आपको बैठना है। ठीक है, तो भैया होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु ध्यान रखिएगा। चलिए जी, अच्छा अब इसमें क्या था, इसमें भैया एक लाइन लिखी थी, इट शुड बी नोटेड दैट जापान एज इट इज लोकेटेड ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये कहां पर लोकेटेड है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो ये आपने अगर मेरा या किसी का भी ज्योग्राफी का कोर्स करा होगा तो ये आपने पढ़ा होगा, नहीं करा है तो अगर करेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होता है? ये आपका पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन है। इधर साइड आप देख लो, ये जापान वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, ये यूएसए वाला पोर्शन हो गया, इनके बीच में क्या पड़ रहा है? पैसिफिक ओशियन पड़ रहा है। अब पैसिफिक ओशन में कई सारी ये ऐसी लोकेशन है जहां पर जनरली वोल्केनो इरप्ट होते रहते हैं। तो ये लोकेशन कैसी है? जहां पर जनरली वोल्केनो इरप्ट होते रहते हैं। वोल्केनो का मतलब फायर, आग। तो वोल्केनो में क्या निकलती? आग निकलती है। तो यहाँ पर क्या है, एक सर्कल सा, एक गोल सा रिंग सा बन रहा है। ठीक है, अब ये नहीं कहना कि सर रिंग तो ऐसा होता है, मतलब काइंड ऑफ एक एनक्लोज्ड फिगर बन रहा है। ठीक है, एनक्लोज्ड फिगर बन रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। और ये पैसिफिक ओशियन में मिल रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पुराने एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं कि अच्छा बताओ रिंग ऑफ फायर कौन से ओशियन में मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? पैसिफिक ओशियन में। तो जापान भी इसका एक पार्ट है। अब यहीं पर क्यों मिलते हैं? तो ये कुछ फिर एक लंबी थ्योरी हो जाएगी। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जैसे जो हमारे लबासना के स्टूडेंट्स है, जब वो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन वहां पर दूंगा। वो खुद इस चीज को समझ जाएंगे कि यहाँ पर इतने क्या कहते हैं वोल्केनो क्यों इरप्ट होते हैं। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट है। तो अभी तो बस आप इतना याद रखिए, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहाँ आ रहा है? पैसिफिक ओशन में। ये एक स्टेटमेंट था, ये मैंने क्लियर कर दिया। जापान का सबसे डेडलीस्ट इरप्शन कहाँ हुआ था? माउंट ओनटैक में हुआ था। और अभी कौन सा है? माउंट ओसाका है, लार्जेस्ट वोल्केनो इन जापान। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कलिज फीसेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ बर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी। देखिए हर एक यूटी और स्टेट का क्या होता है? एक फिक्स एनिमल होता है, एक फिक्स बर्ड होता है। ठीक है, जैसे अरुणाचल में आपको पता है फिक्स अपना अरुणाचल का स्टेट बर्ड कौन सा है? ग्रेट हॉर्नबिल। और स्टेट एनिमल कौन सा है? मिथुन है। इसी तरह से हर स्टेट का, हर यूटी का कोई ना कोई एक फिक्स एनिमल होता है, फिक्स बर्ड होता है। तो आपको ये बताना, अभी रिसेंटली कलिज फीजेंट है, उसको किस स्टेट का, मतलब किस स्टेट का बर्ड, किस स्टेट या किस यूटी का बर्ड डिक्लेयर किया गया? ठीक है, किस यूटी का? ऑल राइट, फंगम कह रहे हैं जम्मू कश्मीर, मेजिर कह रहे हैं पुडुचेरी। तो इनमें से कितने लोग हैं जो मेजिर के साथ जाना चाहेंगे? हाँ जी, तो दो वोट है जम्मू कश्मीर के फेवर में, मेजिर कह रहे हैं पुडुचेरी। और लोग बताइए। अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने का तरीका मैं यहाँ पर बताता हूँ, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ कि इंटेलिजेंट गैसिंग आपको ही, वही आपको सबसे ज्यादा नंबर दिलाएगी। नैया तो वही पार लगाती है। ठीक है, हाँ। अब आपको सोचने वाली बात यह है कि देखो ऐसा तो है नहीं हिंदुस्तान नया नया बना है ना? हिंदुस्तान अभी नया तो बना नहीं है। तो यहाँ पर
हर स्टेट का अपना एनिमल भी है और बर्ड भी है, हर किसी के पास है, बनते ही हमने कुछ सालों में बना लिया था। तो अगर किसी का कोई नया बर्ड डिक्लेयर हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो नया फॉर्मेशन हो रहा है, उसका कोई नई चीज बनेगी तभी तो उसमें हम उसका बर्ड और एनिमल डिक्लेयर करेंगे। जैसे अगर आपको याद हो कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था कि लद्दाख ने अपना एक नया स्टेट अपना ऑफिशियल एनिमल किसे बना दिया, स्नो लेपर्ड को। लद्दाख ने अपना स्टेट एनिमल किसे बना दिया, स्नो लेपर्ड को बना दिया। पढ़ी थी हमने ये चीज, ठीक है। लद्दाख ने किसको बना दिया, स्नो लेपर्ड को अपना स्टेट एनिमल बना दिया। तो लद्दाख ने बनाया क्यों, क्योंकि अभी रिसेंटली लद्दाख क्या बनी है, नई नई यूनियन टेरिटरी बनी है। इसी तरह से अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, न्यू दिल्ली, इनमें से नई यूटी कौन सी बनी है, तो जरूर कोई नई यूटी बनी होगी, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर कोई पुरानी यूटी होती तो उनका तो अपना खुद का जानवर और बर्ड होता, तो कोई नई यूटी जरूर बनी है, इसीलिए वो नया बर्ड डिक्लेयर हो रहा है, इसीलिए वो न्यूज में आ रहा है, ठीक है। इस तरह से कॉमन सेंस अगर आपने लगा लिया तो भले ही आपको नहीं पता था कि कलिश फीजेंट कहाँ का बर्ड डिक्लेयर हुआ है, बट ये कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं इट इज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? सेव अंशु जी कोई दिक्कत नहीं, नेटवर्क इशू आ रहा है तो ये यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, आप तब देख लीजिएगा, ठीक है। बात भैया पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया जी थोंगब जी। ब्लैक नेक्ड क्रेन स्टेट बर्ड है लद्दाख का। एक्चुअली मसला यही था, मसला ये था कि पहले जम्मू एंड कश्मीर का जो बर्ड होता था वो किसको कहते थे हम, वो कहते थे भैया ब्लैक नेकेड क्रेन को, ये था, ब्लैक नेकेड क्रेन को कहते थे। तो ये पूरे जम्मू कश्मीर का होता था और लद्दाख भी पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट होता था। लेकिन अब क्या हुआ, हुआ ये कि जम्मू कश्मीर एक अलग हिस्सा बन गया और जो ब्लैक ब्लैक नेकेड क्रेन है ये ईस्टर्न हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, ईस्टर्न लद्दाख में पाया जाता है। तो इसीलिए जो लद्दाख है उसमें तो ब्लैक ब्लैक नेकेड क्रेन चल जाएगा, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में जब ये ढंग से मिल ही नहीं रहा है तो यहाँ का यूटी बर्ड हम इसे कैसे बनाएंगे। तो इसीलिए फिर हमने एक नया बर्ड चुना, कलिज फीजेंट, ठीक है। तो कलिज फीजेंट कहाँ से जुड़ गया, जम्मू एंड कश्मीर से। तो जम्मू एंड कश्मीर में याद रखिएगा यहाँ का ऑफिशियल बर्ड कौन सा है, कलिज फीजेंट। अच्छा यहाँ का स्टेट एनिमल कौन सा है, स्टेट एनिमल। अब देखो स्टेट एनिमल पहले जो जम्मू कश्मीर में मिलता था वो लद्दाख में नहीं मिलता है, इसीलिए लद्दाख वालों ने क्या करा, अपना नया स्टेट एनिमल बना लिया। तो जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल कौन सा है बताइए जी। कश्मीर स्टेट, ठीक है। कश्मीर स्टेट है और एक नाम और याद रखिएगा, हो सकता है वो दूसरा नाम दे दे, ठीक है। हंगुल भी कहते हैं, हंगुल या फिर कश्मीर स्टेट, दोनों इसके नाम है। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये कहाँ का एनिमल है, जम्मू एंड कश्मीर का। तो इसका मतलब सर जो जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क है वहां भी मिलेगा, हाँ जी वहां भी आपको देखने को मिल सकता है, डचीगम नेशनल पार्क वगैरह है तो वहां पर ये स्पीसी आपको देखने को मिल जाएगी, हंगुल या कश्मीर स्टेग। अच्छा ये बताइए जो जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है कश्मीर स्टेग, ठीक है, या हंगुल, ये IUCN के हिसाब से किस कैटेगरी में आता है, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल या लीस्ट कंसर्न, ठीक है। जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं उनके नाम याद करना ज्यादा जरूरी होता है। हाँ जी बताइए ये किस कैटेगरी में आएगा, जो हंगुल है अपना ये किस कैटेगरी में आएगा? हाँ जी सॉरी। प्यारे प्यारे देश के नागरिकों से मेरा सवाल है कि हंगुल किस कैटेगरी में आएगा IUCN के हिसाब से? बहुत सही, गांबोदयाई कह रहे हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। ये किसमें किस कैटेगरी में आएगा भैया, ये आएगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसको CR ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं CR। किस कैटेगरी में आ रहा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहा है, ऑलराइट।
तो एक सवाल अपना ये भी निपट चुका है। हंगुल किस कैटेगरी में आएगा भैया? क्रिटिकली इंजर्ड। चलिए जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा क्या मेरे पास डिटेलिंग है? हाँ जी बिल्कुल है। तो देखो ये सब जो बातें मैंने बोली यहाँ लिखिए। कभी कलिज पीजेंट को यूटी बर्ड बना दिए जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर का, और जो हंगुल है वो यूटी एनिमल रहेगा जम्मू कश्मीर का। इससे पहले जम्मू कश्मीर का जो ब्लैक नेकेड क्रेन था वो ऑफिशियल एनिमल था, और कश्मीर स्टेक वही हंगुल की बात हो रही, ठीक है, कश्मीर स्टेक बोले तो वही हंगुल की बात हो रही, वो इसका स्टेक बर्ड था और स्टेट एनिमल था। लेकिन जो ब्लैक नेकेड क्रेन है हमने क्या कहा, वो ईस्टर्न लद्दाख में पाया जाता है, और हंगुल कहाँ मिलता है? कश्मीर वैली में मिलता है। तो बाइफर्केशन मतलब डिवीजन होने के बाद तो नए बर्ड्स एनिमल्स चाहिए थे, तो इसीलिए लद्दाख ने ब्लैक नेकेड क्रेन को तो स्टेट बर्ड बना दिया, क्योंकि लद्दाख में तो ये मिल जाता है ब्लैक नेकेड क्रेन। बट जो स्नो लेपर्ड है उसको क्या बना दिया? स्टेट एनिमल। स्नो लेपर्ड भी वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। देखिए स्नो लेपर्ड इंपॉर्टेंट है, स्नो लेपर्ड पूछ सकता है। स्नो लेपर्ड को हमेशा किससे रिलेट करेंगे? लद्दाख से। और लद्दाख में एक नेशनल पार्क भी है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क, 4600 प्लस स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। क्या नाम है उसका? हैमिस नेशनल पार्क। तो कभी ऐसा सवाल हो जाए कि स्नो लेपर्ड किस नेशनल पार्क में मिलेगा, और ऑप्शन है हैमिस मिले, लगा देना। या फिर पूछे हैमिस नेशनल पार्क के लद्दाख में कौन सा जानवर मिलेगा, तो उसमें स्नो लेपर्ड अगर ऑप्शन में हो तो वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। काफी चीजें डिस्कस कर ली एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, माइक्रो स्नेल स्पीसीज। अभी स्नेल की, स्नेल आप लोग जानते होंगे शायद, जो मोती देते हैं, मतलब थोड़ा सा काइंड ऑफ कछुआ होते हैं, इस तरह सा उनका एक घूमे से होते हैं, एक छोटा सा उनका ये निकला होता है। ड्राइंग मेरी थोड़ी सी खराब है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। इस तरह से कुछ होते हैं स्नेल, है ना, तो समुद्र वगैरह में मिलते हैं। तो उसकी एक नई स्पीसी डिस्कवर हुई है, ग्योरिसा मॉसमैंसिस, ठीक है। क्या नाम है? ग्योरिसा मॉसमैंसिस। तो किसकी स्पीसी है? स्नेल की स्पीसी है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के किस स्टेट में मिली है? देखिए हम आपका साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक जो पोर्शन है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक पोर्शन है वो भी आपको इसमें हम कोशिश करते हैं कवर अप कराने की। तो नॉर्थ ईस्ट की न्यूज है ये। तो अभी रिसेंटली जो स्नेल की स्पीसी मिली है ग्योरिसा मोस्मैंसिस, वो किस स्टेट में डिस्कस हुई है? नॉर्थ ईस्ट के। हाँ जी, तो एवरीवन इज कॉलिंग आउट मेघालय, तो मेघालय इज द करेक्ट आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, जवाब दीजिए। क्वेश्चन है भैया, नगमा मोहम्मद मलिक, इंडियाज न्यूली अपॉइंटेड एनवॉय टू पोलैंड। मतलब ऐसा होता है जो इंडियन फॉरेन सर्विस होती है, जैसे आईएफएस कहते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ठीक है, फॉरेस्ट अलग है, फॉरेस्ट में आईएफओएस लिखते हैं, ये फॉरेन सर्विसेज होती है, ये भी यूपीएससी से मिलती है। तो आईएफएस जो बनते हैं उनका यही काम रहता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री एम्बेसडर बन के घुमाए जाते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, बढ़िया लाइफ करती है, ठीक है। तो पोलैंड में जो मिस नगमा मोहम्मद मलिक थी, वो अभी पोलैंड में थी, उनको पोलैंड से किस कंट्री में शिफ्ट करा गया है, किस कंट्री का एम्बेसडर बना के भेजा गया, ये आपका सवाल है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का आपको आंसर बताना है। नगमा मोहम्मद मलिक पहले पोलैंड में थी, अब वहां से उनको शिफ्ट कर दिया गया है दूसरी कंट्री, तो किस कंट्री का एम्बेसडर बना के उनको शिफ्ट कर दिया गया है, बताइए जी। रोमानिया, बल्गारिया, सारे ऑप्शन लगाएंगे हम, कुछ भी छोड़ेंगे सर, सारे ऑप्शन ट्राई करेंगे। ऑल राइट, आज तो थोंगम जी बिल्कुल टशन में है। थोंगम जी पोलैंड से तो शिफ्ट करा है, आप पोलैंड क्यों आंसर लगा रहे हैं? पोलैंड से, पोलैंड में थी वो, पोलैंड से शिफ्ट कर दिया है दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री का नाम पूछ रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन में भी पोलैंड है, ये भी बड़ी बात है। पोलैंड तो नहीं हो सकता भाई, रोमानिया भी नहीं है, और बताइए, और कुछ तुक्का लगाइए। अब 50-50% चांस हो गया आपके पास, जैसे मैंने बता दिया रोमानिया नहीं है, पोलैंड तो नहीं हो सकता, तो अब आपके पास 50-50% चांस है इसको सही करने।
लिथुआनिया या एस्टोनिया? चलिए मैं बता देता हूँ। करेक्ट आंसर इज, भैया करेक्ट आंसर इज लिथुआनिया। ठीक है, क्या है? लिथुआनिया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए, जो पोलैंड है, पोलैंड की कैपिटल क्या है? इंपॉर्टेंट कंट्री हमारे लिए पोलैंड। कैपिटल बताइए पोलैंड की, यूरोप की एक इंपॉर्टेंट कंट्री। पोलैंड की कैपिटल भैया, बहुत बढ़िया जी, सांगलीला ने बढ़िया आंसर दिया, सांगलीला जी। कैपिटल इज वॉर्सो। ठीक है, कैपिटल क्या है इसकी? वॉर्सो। एक्चुअली पोलैंड से मुझे याद आया, एक मूवी है पियानिस्ट, पता नहीं आप लोगों ने कितनों में देखी होगी। नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, एक मतलब अच्छी मूवी है। मतलब देखो लैपटॉप भी रुआंसू हो गया, मतलब पियानिस्ट का नाम सुन। एक्चुअली मतलब जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे वहां से पोलैंड पे जब अटैक करा था जर्मनी ने, तो वहां से लोगों को खाली कराया जा रहा था, और आपको तो पता ही है फिर उनके साथ क्या हो रहा था। तो उसी पे बेस्ड एक पियानिस्ट था, तो पियानिस्ट के पॉइंट से लाइफ वहां पर कैसी गुजर रही थी, उसके ऊपर क्या क्या बीती, तो उस पर एक बेस मूवी है। तो जो रोल क्या है जिस पर्सन है पियानिस्ट का, उसमें काफी मेहनत है, तो अप्रिशिएबल वर्क है, आप भी देखिए, अप्रिशिएट करिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या था इसका? लिथुआनिया। चलिए जी, हाँ बढ़िया मूवी है। अब यहाँ से सर क्या देखते हैं, मेरे को एक चीज बतानी थी। अब लिथुआनिया वर्ड आ गया, तो आपने एक चीज सुनी होगी, बाल्टिक कंट्रीज। कई बार आपने न्यूज में, एडिटोरियल्स में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, बाल्टिक कंट्रीज नाम का वर्ड जरूर देखा होगा। तो ये है क्या? एक्चुअली अगर आप नोटिस करें तो ईस्ट साइड में, ठीक है, जैसे ये हमारा यहाँ पर एशिया खत्म होता है, ये देखो रशिया से आप आइडेंटिफाई लगा लोगे हम किस इलाके की बात करें। तो रशिया से हम इधर बढ़ते हैं, और ये पोर्शन यूरोप का नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है। ठीक है, अगर ये यूरोप है तो यूरोप का नॉर्थ ईस्ट पोर्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है यूरोप का, और इधर आपका एशिया खत्म होता है। तो यहाँ से 3 कंट्रीज हैं। यहाँ पर आपको एक सी दिख रहा होगा, बाल्टिक सी। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख गया हमें? एक बाल्टिक सी दिख गया। तो बाल्टिक सी से जुड़ी हुई 3 कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन 3 को पॉपुलरली हम किस में काउंट करते हैं? बाल्टिक कंट्रीज में। ठीक है, याद रखिएगा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। मजेदार बात ये, थोड़ा सा राइम भी करते हैं नाम तो याद हो जाते हैं, तकलीफ कम होती है इनको याद करने में। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनमें से कौन सी बाल्टिक कंट्री है या नहीं है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, क्योंकि ये सब किसके किनारे हैं? बाल्टिक सी के किनारे हैं, तो इनको बाल्टिक नेशन, बाल्टिक कंट्रीज ऐसा कह दिया जाता है। अच्छा, हो सकता है आपको लगे कि रशिया तो यहाँ खत्म हो गया, तो बाल्टिक सी से कैसे टच करेगा? तो ध्यान रखिएगा, रशिया का एक पोर्शन यहाँ भी है। ठीक है, रशिया सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है, रशिया का एक पोर्शन, ठीक है, यहाँ भी आता है, जो पोलैंड से भी टच करता है, आपका लिथुआनिया से भी टच करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये अलग से एक पोर्शन है जो रशिया का है। फिलहाल तो 3 चीजें याद रखिए, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये किसके पार्ट है? ये भैया पार्ट है बाल्टिक कंट्रीज के। हाँ जी। ठीक है, चलिए, तो वर्ड मैप से रिलेटेड काफी हमने बातें कर ली, क्योंकि देखिए वर्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। अब उसमें क्या है, अब उसमें आप कितना रटेंगे, जो भी न्यूज में आते रहे वहां से आप मैप को जरूर नोटिस करते रहेंगे। ठीक है, आसपास की चीजें देख ली, जैसे गल्फ ऑफ फिनलैंड दिख गया, गल्फ ऑफ फ्रीगा दिख गया, इर्बन स्ट्रेट दिख गया। तो आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे तो काफी हेल्प मिलेगी, अगर आपका मतलब नजरिया अच्छा है देखने का, मतलब आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी, अलर्टनेस ज्यादा है, ठीक है, तो वो काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। Which state has announced to add Bhaskarabd to Saka and Gregorian eras in an official government calendar? एक्चुअली होता क्या है, अभी हमारे जो ऑफिशियल कैलेंडर है, एक तो साका एरा चलता, साक कैलेंडर हमारा ऑफिशियल कैलेंडर है, और एक ग्रिगोरियन। ग्रिगोरियन यही वाला जो हम ब्रिटिशर्स वाला कैलेंडर यूज कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये ग्रिगोरियन है। इसके अलावा एक
शाक 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 कैलेंडर भी हम लोग यूज करते हैं। तो अब किसी स्टेट गवर्नमेंट ने एक और नया कैलेंडर यूज करने की बात करी है, उसका नाम है भास्करब। तो भास्करब को कौन ऐड करने वाला है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, अगर आपको आंसर पता है तो इसका आंसर जरूर दीजिए। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जो इस तरह के स्टेप्स लेगा? देखिए, अदर देन डेवलपमेंट, ठीक है, अगर जैसे ये समझो आप कि वेस्ट बंगाल से तो ऐसा कोई लिंक नहीं मिल रहा है इनका। बंगाल क्यों लग रहा है आपको? भास्कर वर्ड से लग रहा है क्या बंगाल? देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाओ आप, तो थोड़ा सा कल्चर वाला ये पॉइंट है, यहाँ पर इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, इंडियन कल्चर को थोड़ा सा गवर्नमेंट लेवल पे जोड़ा जा रहा है। तो इस तरह का काम जनरली आप देखेंगे बीजेपी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट क्या करती है, कल्चर वाली चीजों को हमारा उसमें जोड़ते रहते हैं लोग, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट में। ठीक है, तो उस लॉजिक से आप लगाए तो बंगाल तो नहीं हो सकता, आसाम या त्रिपुरा हो सकता है। और तेजी में कौन है, जल्दबाजी में कौन है, आसाम। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आसाम। थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो आसाम आप टिप कर देंगे। ठीक है, तो भास्कराब्द कैलेंडर है क्या? ये 7वीं सेंचुरी लोकल रूलर थे भास्कर वर्मन। ठीक है, वो जब से राजा बने तब से ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ भास्करब। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भास्करब कैलेंडर किस राजा से एसोसिएटेड है? तो इट इज एसोसिएटेड विद भास्कर वर्मन। ठीक है, भास्कर वर्मन से रिलेटेड है। भास्कर वर्मन कहाँ के राजा थे? कमरूपा किंगडम। ठीक है, कमरूपा किंगडम किसके टाइम पे था? हम हर्षवर्धन के टाइम पे था। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भैया कमरूपा किंगडम इज कंटेम्परेरी विद विच एम्पायर? तो करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन एम्पायर। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा? ये इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि कमरूपा किंगडम के राजा थे भास्कर वर्मन, और उनके नाम पे जो कैलेंडर चल रहा है उसको ऑफिशियली कौन डिक्लेयर कर रहा है? आसाम कर रहा है। तो क्वेश्चन हो सकता है न्यूज कुछ और हो सकता है क्वेश्चन कुछ और बने। ठीक है, तो हमें हर तरह से चीजों को कनेक्ट करके चलना पड़ता है। अगर ये न्यूज है तो इससे रिलेटेड हर डायरेक्शन में जो भी पॉइंट है वो हमें करके चलना पड़ेगा। ठीक है, सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमें करके चलने पड़ेंगे, तभी जाके हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा एक डेफिनेट एक सफिशिएंट करंट अफेयर्स प्रिपेयर होगा। ठीक है, ऑलराइट, तो भास्कर वर्मन से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए। आयुष वन एक डेडिकेटेड फॉरेस्ट है, एक मतलब पूरा एक जंगल बना दिया जिसका नाम रख दिया आयुष वन, और उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगेंगे? आयुर्वेदिक प्लांट्स लगेंगे। तो ये कहाँ पर बनाया गया इस तरह का जंगल? सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक प्लांट्स लगेंगे, तो इस तरह का जंगल आपको कहाँ मिल रहा है बताइए? चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बताइए जनाब। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज भैया गुजरात। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? गुजरात। यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष कौन है? मिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल जी हैं। तो 19 अक्टूबर 2021 को उन्होंने इनॉग्रेट करा है आयुष्मान प्रोग्राम। ठीक है, आयुष्मान किस प्रोग्राम में इनॉग्रेट करा है? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट रोटरी फॉरेस्ट इन गांधीधाम एरिया ऑफ कच्छ इन गुजरात। ठीक है, तो आयुष्मान याद रखना, इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएगा। आयुष्मान याद रखना कहाँ पर है? गुजरात। ठीक है, आयुष से आप समझ जाएंगे कि आयुर्वेदिक प्लांट्स की बात हो रही है, और यहाँ पर है गुजरात। अच्छा, आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुष की फुल फॉर्म क्या है? हाँ जी,
बहुत बढ़िया थोंगम जी, सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड इट। अब आपको बताना है आयुषी भैया फुल फॉर्म क्या है। हाँ जी, आयुर्वेद, योग, फिर उसके बाद नहीं पता। अच्छा। और लोग बताइए, आयुर्वेद, योग, उसके आगे। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आया है किसी न किसी एग्जाम में। बहुत आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, बहुत सही। ठीक है, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एक्चुअली आई मेट देम आ मेमोरी? मतलब एक किसी की याद की किताब है, दरअसल मैं उनसे मिल लिया। एक किसी की यादगार में किताब है, तो ये किताब किसने लिखी? एक्चुअली आई मेट देम आ मेमोरी। बताइए जी। एक्चुअली I met them a memoir. Who is the author of this? Is it Gulzar or is it Javed Akhtar और अंकुर तिवारी और इरशाद कामिल? चलिए, थोंगम जी कह रहे हैं गुलजार, बॉम्बे कह रहे हैं जावेद अख्तर। देखते हैं आंसर क्या है। ये आंसर है गुलजार। गुलजार एक बढ़िया लिरिसिस्ट है। एक्चुअली गुलजार बॉलीवुड के एक लेजेंड है, लिरिसिस्ट है। तो कई बड़े बड़े जो बॉलीवुड के लेजेंड्स है, लाइक सत्यजीत रे, आर डी बर्मन, किशोर कुमार, ऋत्विक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी, पंडित रविशंकर, पंडित भीमसेन जोशी, महेश्वर देवी, समरेश बसु, कई सारे लोगों से वो अपनी लाइफ में मिले। तो उनके साथ उनकी क्या क्या यादें रही? तो गुलजार साहब goes down memory lane to bring to light his relationship with the giants of cinema, music and literature who he had known and worked with over a long period of time। मतलब वो इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज लेजेंड से मिले अपनी लाइफ में, तो उसी को याद करते हुए गुलजार साहब ने किताब लिखी है। किताब का नाम क्या है? एक्चुअली आई मेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्यारी किताब होगी। चलिए, so coming forward to next question, question number 38. Which of the following foundations has bagged the Earth Guardian Award? Which of the following foundation has bagged the Earth Guardian Award? बताइए। हाँ जी, तो मेजोरिटी इज विद सी। किसने ये अवार्ड जीता है? किसने ये अवार्ड जीता है? तो ये करेक्ट आंसर इज परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। ठीक है, परम्बिकुलम परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन के बारे में देखें तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसका पर्पस क्या है? तो जो टाइगर और बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन का काम चल रहा है इन परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, उसको फैसिलिटेट करना। मतलब परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में जो रिजर्व करने का काम है उसको बढ़ाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस फाउंडेशन को क्रिएट किया गया, परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। अब आपको ये बताना है कि परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व ये किस स्टेट में आपको मिलेगा। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व आपको किस स्टेट में मिलेगा, ये आपको बताना है।
हाँ जी, थोंगम जी कह रहे हैं केरला। बाकी लोग आंसर दीजिए। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। देखिए थोड़ा नाम से आइडिया लग जाना चाहिए, साउथ की बात हो रही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व या ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भैया केरला में। तो ये आपको कहाँ मिलेगा भैया? केरला में, ठीक है। अवार्ड मिला अर्थ गार्जियन अवार्ड। और कौन देता है ये अवार्ड? ये देता है नेटवेस्ट ग्रुप, एक ब्रिटेन की बैंकिंग कंपनी है नेटवेस्ट ग्रुप, वो ये अवार्ड देता है अर्थ गार्जियन अवार्ड। अवार्ड दिया किसने था? तो यूएन साइट्स ने दिया था। यूएन साइट्स कहते हैं, यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। फौना फ्लोरा को ऊपर जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने के लिए ये कन्वेंशन बना है, यूएन साइट्स, ठीक है। तो इन्होंने एक पूरी लिस्ट क्रिएट कर रखी है, जैसे आईयूसीएन ने क्रिएट कर रखी है कि लाइक हर स्पीसी को बांट रखा है, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न, इस कैटेगरीज में। इसी तरह से यूएन साइट्स ने भी स्पीसीज को 3 कैटेगरी में बांध रखा है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। तो जो सबसे स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है वो किसके लिए होते हैं? अपेंडिक्स 1 की स्पीसीज के लिए, मतलब इनका जो पूरा इंटरनेशनल ट्रेड हर तरीके से ब्लॉक होता है, ठीक है। तो ये किसने बनाया? यूएन साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, ठीक है। इसका सेक्रेटेरिएट अगर पूछे तो भैया इसका सेक्रेटेरिएट आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, कहाँ मिलेगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। और ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर ये काम कर कभी और अभी हमें आगे कभी न्यूज मिलेगी तो हम यूएन साइट्स के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल जितना बताया इतना ही याद रखिए कि यूएन साइट्स भी एक बॉडी होती है लाइक आईयूसीएन, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। हाँ, नाम से ही लग रहा था वही चीज, तो थोड़ा ऐसी कॉमन सेंस लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज रिसेंटली एडेड टू द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट? एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में अभी रिसेंटली कंट्री आ गई, उसका नाम बताना। आप लोग थोड़ा भी अगर न्यूज पढ़ रहे होंगे तो आपने ये पढ़ा होगा, इसके बारे में तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। करेक्ट आंसर दीजिए इसका। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आने वाली कौन सी कंट्री है? हाँ जी, सांगलीडा जी कह रहे हैं इट इज टर्की। और लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर बताना है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आने वाली कंट्री पाकिस्तान तो सालों से चलती आ रही है, पाकिस्तान का तो अपना पुराना रिकॉर्ड है। वो लोग पूरी कोशिश करते हैं ग्रे से बाहर आने की, हम पूरी कोशिश करते हैं उन्हें ग्रे से ब्लैक में ले जाने की। तो रिसेंटली अभी जो कंट्री ऐड हुई है इट इज टर्की। टर्की ऐड हुई है। अच्छा, टर्की की कैपिटल क्या है? टर्की की कैपिटल बता दीजिए जल्दी से। जल्दी से लिख दीजिए, टर्की की कैपिटल क्या है? हाँ जी। सॉरी। हाँ जी, सांगलीडा जी ने बढ़िया जवाब दिया, अंकारा। क्या होता है, कई लोगों को डाउट लगता है इट इज इस्तांबुल, तो याद रखिएगा इसकी कैपिटल का नाम अंकारा है, ना कि इस्तांबुल। अच्छा, करेंसी क्या है? टर्की की करेंसी क्या है? हाँ जी, करेंसी क्या है टर्की की? लीरा। अब थोड़ा सा एफएटीएफ की बात करते हैं। तो एफएटीएफ है क्या? ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो 1918 में बनी थी ड्यूरिंग द G7 समिट। जैसे जो ऐसा है, G7 क्या है? एक ग्रुप है 7 टॉप कंट्रीज का, लाइक फ्रांस, यूएसए, कनाडा, जो टॉप टॉप कंट्रीज हैं वर्ल्ड की। तो उनका एक ग्रुप था G7। बीच में ये G8 भी हो गया था, इसमें रशिया जब इंक्लूड हो गया था, लेकिन रशिया ने क्या करा उसी दौरान? यूक्रेन पे हमला कर दिया। यूक्रेन पे हमला करके क्रीमिया एक पार्ट था यूक्रेन का, उसको एनेक्स कर लिया।
ठीक है। तो तब से इस बात से गुस्सा होके जो ये G7 जो उस टाइम G8 बन गया था, उन्होंने रशिया को बाहर निकाल दिया, तो वापस से ये G7 बन गया। तो 1981 में G7 कंट्रीज ने डिसाइड करा था कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बनाएंगे जिसका नाम था FATF। देखिए G7 अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि दुनिया की जो सबसे टॉप लीडिंग कंट्रीज हैं वो सब इसमें G7 में इंक्लूडेड होती हैं। एक G7 एक OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये लोग इंडिया को कहीं भी ऐड कर देते हैं, G7 और OECD में नहीं करेंगे जल्दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का यहाँ पर दबदबा है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं इनका अपना डोमिनेंस है, क्योंकि ये अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स मानते हैं। तो G7 OECD में भी यही लोग लगे हुए हैं। तो जो इसका तो इन लोगों ने मिलके एक फोर्स बनाई, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो इनका बनाने का रीजन ये था कि दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड्स ये लोग इंप्लीमेंट करेंगे कि हर कंट्री को डिटेल्स वगैरह देनी होगी कि ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस वगैरह की, ताकि ये लोग ये चेक कर सके कि किसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है। मतलब जो हवाला के थ्रू ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, ठीक है। फिर बाद में इसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी जोड़ दिया गया। पहले ये बनी थी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कि ब्लैक जो व्हाइट कन्वर्ट कर देते हैं हम पैसा, वो क्या कहलाता है? मनी लॉन्ड्रिंग। फिर दूसरा होता है टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मतलब जो टेररिज्म में पैसा यूज हो रहा है, तो इसको ब्लॉक करने के लिए, इसको चेक करने के लिए इन्होंने एक बॉडी बनाई, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये करते क्या है? जिस भी बॉडी पे ना शक होता है, पहले तो ये समझिए इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? OECD के हेडक्वार्टर में इसका सेक्रेटेरिएट है, वो कहाँ पर है? पेरिस में, ठीक है। तो इसके 37 मेंबर्स हैं, FATF के 37 मेंबर्स हैं, इंडिया भी एक मेंबर है FATF का। अच्छा, FATF की दो लिस्ट है, ठीक है। दो लिस्ट कौन कौन सी है? एक ग्रे लिस्ट, एक ब्लैक लिस्ट, ठीक है। ग्रे लिस्ट में उनको रख देते हैं जिन पे शक है, या एक वो जिनको वार्निंग देना चाहते हैं कि आप टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं और आपके कुछ ना कुछ डिटेल्स क्लियर नहीं है। मतलब जिनके ऊपर शक होता है, जिनकी डिटेलिंग क्लियर नहीं होती, जिन पे डाउट होता है कि भैया ये लोग टेरर फंडिंग कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको किस में डाल देते हैं? ग्रे लिस्ट में। और जब ये लोग कंफर्म कर लेंगे कि भैया ये लोग वाकई में टेरर फंडिंग कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो और ये लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो उनको ग्रे लिस्ट से किस में डाल देंगे? ब्लैक लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट में आ जाना और खतरनाक हो जाता है क्योंकि इन पे बुरी तरह से लगा दिए जाएंगे सैंक्शन, ठीक है। ग्रे लिस्ट में आने पर भी इकोनॉमी में असर पड़ ही जाता है, लेकिन ब्लैक लिस्ट में आके तो बिल्कुल बढ़िया वाले सैंक्शंस लग जाते हैं। तो टाइम टू टाइम ये लोग रिवाइज करते रहते हैं, ठीक है। तो इनकी एक बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी का नाम क्या है? FATF प्लेनरी। ये क्या होता है? डिसीजन मेकिंग बॉडी है FATF की। ये डिसाइड करते हैं कि किस कंट्री को ग्रे में रखना है, किसको ब्लैक में रखना है, किसको ब्लैक से बाहर निकालना है, किसको ग्रे से बाहर निकालना है, ठीक है। ये काम किसका है? FATF प्लेनरी का। साल में ये लोग 3 बार मिलते हैं, ठीक है। साल में कितनी बार मिलते हैं? साल में भैया ये लोग मिलते हैं 3 बार, और वहां पर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। हाँ, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये सब किधर पड़े? ब्लैक लिस्ट में पड़े, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी FATF से रिलेटेड। सेक्रेटेरिएट कहाँ है इसका? पेरिस में है, OECD के हेडक्वार्टर्स में। और ये किस दौरान बनी थी? ड्यूरिंग द G7 समिट, ठीक है। G7 समिट के दौरान बनी थी एक बॉडी FATF। इसमें कितने मेंबर्स हैं? 37। इंडिया किसका पार्ट है? इंडिया FATF का पार्ट है। इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, इंडिया OECD का पार्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कंट्री कौन सा था? टर्की। कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर हो रही हैं चीजें कि नहीं हो रही? तो यहाँ तक FATF की हमने बात कर ली। FATF बहुत न्यूज में रहता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जानना FATF के बारे में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं, छोटे मोटे एग्जाम से लेकर UPSC प्रीलिम्स तक इस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए। 7 नहीं भैया, 37 है। अच्छा, G7 की, G7 जो G7 कंट्रीज हैं, इस पे भी हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। इसको कभी और किसी दिन लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो G7 में आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, कनाडा है, UK है, फ्रांस है, जर्मनी है ना, अमेरिका है, तो इनको काउंट कर लीजिए। तो ये 7 कंट्रीज हैं।
हाँ जी, दमासांद्रा मैसून, ये एक नाम है, शी इज अ लेडी फ्रॉम बारबाडोस, विल बिकम प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। हाँ जी, ये भी काफी न्यूज में था, बारबाडोस। ये कहाँ की प्रेसिडेंट बनेगी? बारबाडोस की। देखिए होता क्या है, जैसे इंडिया है, इंडिया में प्रेसिडेंट इलेक्शन से बनते हैं, इसीलिए हम क्या हैं? एक रिपब्लिक हैं। जब प्रेसिडेंट इलेक्शन से आते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? रिपब्लिक। प्रेसिडेंट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट। तो अभी तक बारबाडोस में क्या हो रहा था, जो हेड ऑफ द स्टेट थे वो इलेक्टेड नहीं थे, वो कहां से आ रहे थे? उन्होंने अपना हेड ऑफ द स्टेट मान रखा था क्वीन ऑफ मतलब यूके, ठीक है, यूके की जो क्वीन है उनको उन्होंने अपना हेड ऑफ स्टेट मान रखा था। लेकिन अब उन्हें लगा कि अब इंडिपेंडेंट होने का टाइम हो गया, कब तक हम यूके यूके चिल्लाएंगे, क्योंकि इनका थोड़ा सा क्या था, जब ये 1966 में इनको आजादी मिल गई, बट स्टिल इनका कल्चर वगैरह क्या कहते हैं, इनके थोड़े क्लोज एलिनेशन से यूके से, तो उन्होंने वहां की क्वीन को अपना मान लिया हेड ऑफ द स्टेट। तो ये डेमोक्रेसी तो थी, कॉन्स्टिट्यूशन था, डेमोक्रेसी से चल रहे थे ये लोग, लेकिन इनका हेड ऑफ स्टेट कोई मोनार्क है तो ये लोग मोनार्की भी कहलाते, ठीक है, मोनार्की कहलाते थे, लाइक यूके। जैसे यूके की जो हेड ऑफ स्टेट है वो वहां की क्वीन है, वहां भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसी तरह से यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर होते थे, डेमोक्रेसी होती थी, बट हेड ऑफ द स्टेट बाहर के थे। अब ये डिसाइड हुआ कब तक दूसरे की लाठी पे चलेंगे, अपना खुद का हेड ऑफ स्टेट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, इंडिविजुअलिटी पे काम चल रहा है, आजकल हर नेशन अपने आप को पावरफुल बना रहा है, सब तरक्की कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा ऐसा कैसे हम दूसरे कंट्री के क्वीन को अपना हेड ऑफ द स्टेट बना के रखें। तो वहां के लोगों को ये बात जब समझ में आई तो उन्होंने कहा क्वीन को हटाओ, हम अपना बंदा बैठाएंगे। तो अब वहां पर हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क नहीं रह गए, उन्होंने किसको बनाया? दामाजी को बनाया, ठीक है, दामा सेंड्रो इज नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस। दामासेंड्रा इज द प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस। बारबाडोस की अगर हम बात करें, ठीक है, इलेक्टेड इज फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट टू बिकम ए रिपब्लिक रिमूविंग क्वीन एलिजाबेथ एज हेड ऑफ स्टेट। 30 नवंबर को वो आपका शपथ ले लेंगी, जो कि 55th एनिवर्सरी होगा इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। 1966 में इनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी, तो 55th एनिवर्सरी होगी फॉर द बारबाडोस। बारबाडोस की लोकेशन कहाँ है? तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में आपको कई सारे आइलैंड्स मिले, ठीक है, यहाँ पर कैरिबियन सी है, तो कैरिबियन सी से जुड़े हुए एक ये कुछ आइलैंड्स मिलेंगे और ये कुछ आइलैंड्स मिलेंगे, ठीक है, इनको कहते हैं कैरिबियन आइलैंड्स। तो ग्रेटर ये वो जो ये वाला जो पार्ट है, जो बड़े बड़े आइलैंड्स है, इनको कहते हैं ग्रेटर एंटिला, और जो ये छोटे छोटे आइलैंड्स है इनको कहते हैं लोअर एंटिला। तो दो तरीके के आइलैंड्स इसमें कवर होते हैं, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? कैरिबियन आइलैंड। इन्हीं छोटे छोटे कंट्रीज जो आते हैं कैरिबियन आइलैंड्स में, तो उन्हीं ने मिलकर एक टीम बना रखी है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम है, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज किसी एक कंट्री की नहीं है, आप पता चला कंट्री ढूंढने लगे वेस्ट इंडीज, ये जो जितने भी कैरिबियन नेशंस है इन्होंने मिलकर एक टीम बना दी, ठीक है, ये होती है यूनिटी की पावर। देखो कैरिबियन नेशंस अपने आप में खुद छोटे छोटे हैं, लेकिन जो वेस्ट इंडीज इन्होंने टीम बनाई थी एक टाइम पे बहुत तगड़ा खेल, ठीक है, काफी नाम रहा है वेस्ट इंडीज का इन क्रिकेट। तो बारबाडोस कुछ अगर आप ढूंढेंगे तो यहाँ पर ये आपको बारबाडोस मिलेगा, ठीक, छोटा सा आइलैंड नेशन है, कहाँ पर मिलेगा? ये रहा आपका बारबाडोस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा लोकेशन। चलिए, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाइए। एडिडास हैज रोब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एक्ट्रेस एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। बताइए जी, एडिडास ने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? आसान सा सवाल है, ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? हाँ, तो थोंगम जी ने लिख दिया G7 में कौन कौन है? इटली, जर्मनी, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूएसए। हाँ जी, एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया दीपिका पादुकोण। अच्छा, एडिडास किस कंट्री की कंपनी है? एडिडास कंपनी जो है किस कंट्री की है? इसका ओरिजिन कहाँ है एडिडास? सर एडिडास का तो नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ एबिबास चलती है, हमारे यहाँ एडिडास चलती है, हमारे यहाँ मतलब इसी से रिलेटेड
आज 8-10 मतलब नाम चेंज कर करके इस तरह की कंपनियां चलती हैं, वो तो सर हमारी ओरिजिनल वाली नहीं पता कहाँ की है। हाँ जी बताइए। बहुत बढ़िया। एडिडास आपको बिलोंग करती है जर्मनी की, ठीक है। एडिडास जर्मनी की है। बाकी एडिडास से जितने भी मिलते जुलते वर्ड हैं, एबिबास, एडिडास, ये सब कहाँ की? ये सब हिंदुस्तान की है, ये सब हमारी उपज है। इसीलिए इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोग कॉपी कर लेते हैं बाहर की हर आइटम। चलिए करेक्ट आंसर हो गया दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। रिसेंटली मिस्टर फ्यूमियो किशिदास, ठीक है, फ्यूमियो किशिदास किस कंट्री के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने गए? वैसे थोड़ा नाम से मुझे लगता है आइडिया लग जाना चाहिए। हाँ जी। फ्यूमियो किशिदास कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए अभी? हाँ जी। नाम से थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कहाँ के हैं। फ्यूमियो किशिदास भैया ये हैं जापान के, ठीक है। कहाँ के हैं? जापान के। हियर ही इज। इनको बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर। तो जापान की रूलिंग जो पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्होंने इनको नया प्राइम मिनिस्टर बनाया। लेकिन सर पिछली साल ही प्राइम मिनिस्टर बने थे। हाँ जी पिछली साल। जैसे पहले थे शिंजो आबे, शिंजो आबे के बाद अगले जो प्राइम मिनिस्टर आपके बने थे योशीहिदे सुगा, ठीक है। बड़ी मुश्किल से इनका नाम याद हुआ था पिछली साल, योशीहिदे सुगा। अब ये भी चले गए, अब इनकी जगह कौन आ गए? मिस्टर फ्यूमियो किशिदा, किशिदा, ठीक है। फ्यूमियो किशिदा आ गए, ठीक है। योशीहिदे सुगा जी चले गए, जस्ट एक साल ऑफिस में रहे। थोड़ा सा इनके ऊपर क्या था ना, इंटरनल प्रेशर्स भी बन रहे थे, क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे तो वहां की पॉपुलेशन नहीं चाह रही थी कि वो टोक्यो में इस साल ऑर्गेनाइज हो। बट फिर भी लोगों की विल के अगेंस्ट जाके वहां की गवर्नमेंट ने ये ओलंपिक्स वहां पर ऑर्गेनाइज करवाए। तो उसको लेकर भी लोगों में काफी निराशा थी। मे भी हो सकता है वन ऑफ द रीजन ये हो। बाकी योशी हिदय सुगा जी बेहतर जाने। बट अब अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नए जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, मिस्टर फ्यूमियो फ्यूमियो किशिदा है, ठीक है। चलिए याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए जी। तो आज का पोर्शन हम यहीं तक रखेंगे, बाकी के क्वेश्चंस फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये जितना भी पोर्शन पढ़ा है ये पोर्शन आपको रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। रिवीजन मैटर करता है। साथ ही साथ जितना भी हम पढ़ते जाएं, अगर आप उसे रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं। जितना भी पढ़ा पहले उसको रिवाइज करें तब कुछ नया पढ़ें, वरना जो पिछला पढ़ा उसका कोई मतलब नहीं, वो बस आपका मेहनत वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। जितना भी पढ़ें गारंटी कर लें कि एग्जाम में आ जाए तो मेरे से छूटेगा नहीं, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी यही बोलूंगा, क्योंकि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप कितने भी बड़े बड़े लीडर्स उठा लिए, गांधी उठा लिए, अम्बेडकर उठा लिए, आपको जो भी बड़ा लीडर मिलता है आप कभी उसकी लाइफ को पढ़िए, आपको एक चीज सब में कॉमन मिलेगी, डिसिप्लिन। और आजकल क्या हो गया, जो लोग कुछ नहीं कर पाते, जो लूजर्स हो गए, उन्होंने एक अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए एक बहुत ही फुल स्वैग बना लिया कि भाई हम तो इनडिसिप्लिन्ड है, हम तो कभी भी कोई भी काम करने लगते हैं। तो वो उन लोगों की उपज है जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन जो पुराने प्रिंसिपल्स हैं वो वहीं के वहीं हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको जो एडवाइस दे रहा है वो कहाँ से बिलोंग करता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको गलत एडवाइस देने वाले या आपको जस्ट सेटिस्फाई करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, क्योंकि मेजोरिटी दो लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ अचीव नहीं किया होता है। रेयरली लोग होते हैं सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। कुछ ही लोग सक्सेसफुल होते हैं, मेजोरिटी फेल करते हैं। तो मेजोरिटी की बात आप नहीं सुन सकते। तो जो मेजोरिटी अगर फेल करेगा तो वो क्या करेगा, अपने हिसाब से कोई भी नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगा। आपको उसमें नहीं पड़ना है। आपको क्या फॉलो करना है, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बात। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आप मेरी भी मत सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, बस आप अपने लीडर्स की सुनो, जो वर्ल्ड के दुनिया के बड़े बड़े लेजेंड्स हुए हैं उनको सुनो। आप हमेशा हर किसी में एक चीज कॉमन पाओगे, वो है डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। आप कभी गांधी जी की टेबल देखना, किसी भी लीडर की टेबल देखना, उनकी टेबल हमेशा ऑर्गेनाइज रहती है।
ये नहीं कहीं कुछ पढ़ा कहीं कुछ पढ़ा। तो ये सब चीजें आपको नहीं रखनी, एक लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन लाना, ऑर्गेनाइज बनना आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी सक्सेस, ठीक है। ऑल राइट, शुभ रात्रि, थैंक यू एंड गुड नाइट, ठीक है।